दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी को देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग यानी N.E. बोरलाग को माना जाता है। बोरलाग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था और मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बोरलाग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, बोरलाग को वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया और भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया है, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों यानी हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, इसके अलावा उर्वरकों का अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम यानी हाई यील्डिंग जो सीड्स कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण, याद रखिएगा, 1981 से 1995 की अवधि में चला और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ और इसे देश के सभी क्षेत्रों तक विकसित कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ किस फसल को, तो गेहूं की फसल को हुआ है। और हरित क्रांति के प्रारंभ में पूर्व में देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2001 में 69.68 मिलियन टन और वर्तमान में 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार 106.8 मिलियन टन हो गया। और ये वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। दोस्तों, गेहूं के बाद हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया है। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई और भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, इन सभी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन जो है, इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। विभिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्रों को देख लेते हैं। यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से, सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध फल और सब्जी उत्पादन से, उद्यान कृषि के अंतर्गत श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से,
काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति ये आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और गुलाबी क्रांति का संबंध मांस निर्यात और झींगा मछली उत्पादन तथा प्याज उत्पादन से है। और आप जान लीजिए, भारत में सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया और टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए कई सालों तक खेती की जा सकती है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी किस दशक के दौरान? तो सही उत्तर 7वें दशक के दौरान। दोस्तों, हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान 1966-67 से प्रारंभ हुई। ये इसका प्रथम चरण था जो 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति ये 1966-67 में प्रारंभ की गई और ये जो है इसका यानी हरित क्रांति का पहला चरण था। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। उन्होंने इसके अंतर्गत जो कदम उठाए जाने की बात की उसमें मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद के साथ जैविक और कंपोस्ट खाद के उपयोग को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूमि सुधार कृषि को उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान करने और कृषि आर्थिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और संविदा कृषि पर बल देने के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की बात की थी। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये किस देश से हैं? अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो सही उत्तर अमेरिका। दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है और बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपको बताना है। तो N.E. बोरलॉग यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति से संबंध रहा है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और हरी वनस्पति। तो सही उत्तर हरित क्रांति से संबंध उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से है। और आप जान लीजिए कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से हुआ माना जाता है, जब भारत में हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अलावा उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया और भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की जो है हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो सही उत्तर उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है ये 20वीं शताब्दी के 60 के दशक में आप जान लीजिए 1966-68 में प्रारंभ हुआ हरित क्रांति का सबसे उचित वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो सही उत्तर हरित क्रांति मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में इसका सबसे पहले विशेष प्रभाव पड़ा था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई और विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ था? तो उत्तर है गेहूं।
भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया था? तो सही उत्तर है, हरित क्रांति का प्रभाव जो है ये गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? तो सही उत्तर गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ और हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये मैक्सिकन गेहूं था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलाग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? तो ये था 2000 किलोग्राम। दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो पाया था। 2021-22 में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विकास करना है। बिल्कुल सही। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 आपके सही हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति या सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। और द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सही है, सिंचाई बिल्कुल सही, ग्रामीण विद्युतीकरण सही, ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो ये सभी चारों हरित क्रांति के घटक हैं। दोस्तों, भारत में 1965 के बाद 1966-67 में उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना शामिल था। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो स्पष्ट है कि ये चारों ही घटक हरित क्रांति में शामिल हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप देख सकते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर प्रभावी हुआ, 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना है, न कि उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से,
नीली क्रांति से या उपर्युक्त सभी से। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी से है। दोस्तों 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। ये सभी इंद्रधनुषी क्रांति में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करिए। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसका संबंध हरित क्रांति से है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। और देखिए, काली क्रांति पेट्रोलियम या कच्चा तेल के उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो आप जान लीजिए, काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जो कि क्रूड या कच्चा तेल उत्पादन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे या भूरी क्रांति का संबंध आप जान लीजिए दोस्तों, ये उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से और काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से। तो 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी सही सुमेलन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से सही है। श्वेत क्रांति दूध से सही है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध आप जानते हैं मत्स्य या मछली उत्पादन से है। हरित क्रांति कृषि से। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो सही उत्तर नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? तो आप जान लीजिए, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है आपको बताना है। तो सही उत्तर मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से है। अगला प्रश्न है, क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन या मछली पालन जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है किसके द्वारा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। और ये जो है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दोस्तों, टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सबसे पहले जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन सही सुमेलित है। हरी क्रांति अनाज उत्पादन सही है। सुनहरा क्रांति उद्यान सही है। नीला मुर्गी पालन ये सही नहीं है। दोस्तों, नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है जो मत्स्य पालन से संबंधित है, न कि मुर्गी पालन से। हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला और बाजरा। तो बाजरा खाद्यान्न फसल है, व्यापारिक नहीं।
गन्ना, कपास और केला व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आते हैं। इनको नकदी या कैश क्रॉप भी कहा जाता है। लेकिन कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, लेकिन ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और विभिन्न प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।